Hello dear students, welcome back in your own class, Sync Science classes associated with PCB classes. In the last video, we discussed about the mammary gland and today we will discuss about the menstrual cycle. So let's start the menstrual cycle, that is the today's topic. एक बात बता दें आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहां पर पहले से डायग्राम ड्रॉ करके रख रखा है। तो एक्चुअली ये डायग्राम इसलिए बना लिया है क्योंकि ये पहले से बनाने पर एक तो आसानी हो जाती है और टाइम भी वेस्ट नहीं होता। तो लेट्स स्टार्ट। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, एक नाम इसका और है। और क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम ओवेरियन साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओवेरियन साइकिल भी बोलते हैं। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की सिंपल सी डेफिनेशन को लें तो द साइक्लिक चेंजेस अकर इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फीमेल ईच एंड एवरी मंथ, दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी जो ह्यूमंस की फीमेल हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो मंथली साइक्लिक चेंजेस आते हैं उन साइक्लिक चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल और ओवेरियन साइकिल बोलते हैं। अगर हम बात करें एक्चुअली होता क्या है कि जो हायर मैमल्स के फीमेल होती हैं, दैट इज जो ऑर्डर प्राइमेटा में आती हैं, उसमें ईच एंड एवरी मंथ आफ्टर द प्यूबर्टी ब्लड डिस्चार्ज होता है एंड सेल डेब्रीज डिस्चार्ज होते हैं थ्रू द वेजाइना। इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। अगर हम पूरा बोले तो इन द फीमेल ऑफ हायर मैमल्स बिलोंगिंग टू ऑर्डर प्राइमेटा देयर इज अ मंथली डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड सेल डेब्रीज थ्रू द वेजाइना, दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन जो है वो ब्लीडिंग फेज है and this is the beginning of menstrual cycle. This is the beginning of menstrual cycle. मतलब menstrual cycle and menstruation दोनों में डिफरेंस है। menstruation एक्चुअली एक फेज है और ये फेज किसका है? menstrual साइकिल का। जब भी menstrual साइकिल स्टार्ट होगी वो इस ब्लीडिंग फेज से स्टार्ट होगी, दैट इज menstruation फेज से स्टार्ट होगी। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो ब्लीडिंग फेज होता है this occurs for 4 to 5 days and this period is called menstrual period and this period is called menstrual period and अभी हमने आपको बताया this period is beginning of a 28-day long cycle called menstrual cycle. Is it clear? अब एक most important thing बताते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये menstrual cycle सिंस बर्थ नहीं होती। ये साइकिल प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है और जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो एक्चुअली प्यूबर्टी को मार्क कर भी करता है, प्यूबर्टी को मार्क भी करता है। ठीक है, तो अगर हम सिंपली बोले कि जो फीमेल में प्यूबर्टी मार्क होती है कि फीमेल में प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है, ये भी किससे मार्क होती है? ब्लीडिंग फेज, दैट इज मेंस्ट्रुएशन फेज। और इसके अलावा अगर हम बात करें ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, दैट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल इज नोन एज मेनार्क। क्या बोलते हैं उसको हम? मेनार्क बोलते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन द फीमेल इज कॉल्ड मेनार्क एंड ये कब होता है? एंड इट अकर्स बिटवीन द एज ऑफ 10 to 14 अप्रॉक्स। ये कब होता है? 10 to 14 ईयर्स के बीच में होता है। ठीक है,
और ये वो फेज होता है जब फीमेल में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो फीमेल का जैसे जैसे लेटर पीरियड की तरफ बढ़ती है, दैट इज जब फीमेल 45 टू 50 इयर्स के बीच में मूव करती है, तो इस टाइम पर ओवरी की इनएक्टिविटी के कारण ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये स्टॉप हो जाती है, और इस स्टॉप होने को हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। तो द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल इज कॉल्ड मेनोपॉज and it occurs between the age of 45 to 50 years approx, and this is called menopause. And the most important thing, this occur due to the inactivity of ovary. और ये क्यों होती है? ओवरी की इनएक्टिविटी के कारण होती है। तो ये एक सिंपल हमने आपको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बारे में बताया, और अब हम एक्चुअली इस डायग्राम की हेल्प से हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो चलिए इसको रब करते हैं और स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको स्टार्ट करें उससे पहले आपको एक थिंग बता देते हैं कि फीमेल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है तो हर मंथ एक ओवा फॉर्म होता है, और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ब्लीडिंग फेज नहीं होता, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता दैट इज प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है। क्योंकि इस जो ओवा की होती कोई लीड नहीं होती, और जो ओवरी जो यूट्रस की एंडोमेट्रियल बॉल और जो फैलोपियन ट्यूब की एंडोमेट्रियल बॉल होती है उसकी जो ऑन ग्रोथ हो रही होती है वो उस ऑन ग्रोथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो पाती, जिसके कारण एंडोमेट्रियल की बॉल जो होती है, जो उसकी लाइनिंग होती है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है, जिस कारण ये मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। चलिए अब शुरू करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैकेनिज्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर हम इसकी बात करें तो इट इन्वॉल्व चेंजेस इन द ओवरी एंड यूट्रस। पहला पॉइंट लिख लें, इट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन द यूट्रस एंड ओवरी। आप देख भी रहे होंगे यहां पर हमने ओवरी एंड यूटेराइन इवेंट दिखाए हैं, यूटेराइन इवेंट एंड ओवेरियन इवेंट। तो इसीलिए हमने लिखा इट इन्वॉल्व चेंजेस इन द यूट्रस एंड ओवरी। नेक्स्ट थिंग क्या है? इट इज अ साइकिल ऑफ 28 डेज। अभी बताया मैंने, इट इज अ साइकिल ऑफ 28 डेज। आप देख भी रहे होंगे यहां पर कि हमने ये जो डेज मेंशन करे हैं, ये 29 ये लाइन है जहां पर खत्म हो रही है, नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो रही है, ये 28 डेज तक। चाहो तो यहां पर मैं 28 मेंशन भी कर दे रहा हूं, 28 डेज। तो अगर आप पूरी साइकिल देखें तो 28 डेज की है, इसीलिए हमने क्या लिखा? इट इज अ साइकिल ऑफ 28 डेज। and it consists following phases, it consists following phases। तो अब हम इसके क्या करेंगे? phases पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? phases पढ़ लेते हैं। phase of menstrual cycle, phases of menstrual cycle। और जो पहला फेज है वो है
मेंस्ट्रुएशन फेज। कौन सा फेज है? मेंस्ट्रुएशन फेज, या इसको मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो साइकिल स्टार्ट विद दिस फेज। हमने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कौन से फेज से स्टार्ट होती है? मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होती है। क्या लिख ले हम? साइकिल स्टार्ट्स विद दिस फेज। इस फेज से साइकिल स्टार्ट होती है। और ये होता क्यों है? इट इज द रिजल्ट ऑफ, ये याद रखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द रिजल्ट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ endometrial lining of the uterus and fallopian tube, of the uterus and fallopian tube, and blood vessels। मेनली इसमें जो होता है वो यूट्रस और जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्रेक डाउन कर जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लीडिंग फ्लो होता है। एंड द ब्लड एंड द ब्रोकन टिश्यू मटेरियल्स आर डिस्चार्ज थ्रू द वेजाइना। एंड ड्यू टू दिस blood and cell debris discharge through vagina। ठीक है, एंड यहां पर आप यूटेराइन टिश्यू भी लिख सकते हैं साथ में। क्या लिख सकते हैं? यूटेराइन टिश्यू भी लिख सकते हैं। कि इस पेज में क्या हुआ कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग थी यूट्रस की और ब्लड वेसल्स वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, उसकी वजह से ये जो ब्लड, यूटेराइन टिश्यू और जो सेल डेब्रीज होते हैं वो वेजाइना के थ्रू क्या होते हैं? डिस्चार्ज होते हैं। और इस फेज को हम क्या बोल देते हैं? एंड इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। और इसको क्या बोल देते हैं? मेंस्ट्रुएशन। दैट इज ब्लीडिंग फेज भी बोल दीजिए आप। क्या बोल दीजिए? ब्लीडिंग फेज। क्या बोल दिया हमने इसको? ब्लीडिंग फेज बोल दिया। ठीक है, अब अगर हम आगे बोले, इट एक्सटेंड्स कितने डेज के लिए? 3 to 5 डेज के लिए। इट एक्सटेंड्स for a period of 3 to 5 days। 3 to 5 days। It extends for a period of 3 to 5 days। Is it clear? तो ये हो गया menstrual phase। अगर आप यहां पर देखें तो this is the menstrual event। 1 to 5 तक यहां पर कौन सा फेज है? menstruation phase है। That is the ब्लीडिंग फेज। और अब एक बात याद रखिएगा कि ये जो मेंस्ट्रुएशन फेज है, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ 28 डेज साइकिल। दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी जब ब्लीडिंग फेज शुरू होता है तो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इधर ये लाइन ब्रेक डाउन होती है और उधर ओवरी में ओवा मैच्योर होना शुरू हो जाता है। तो चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, ले लिया होगा। रब कर देते हैं इसको। अगर चाहे तो एक बार रिव्यू देख लीजिए। साइकिल स्टार्ट विद दिस फेज। इट इज द रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड ब्लड वेसल्स।
and due to this the blood and uterine tissue cell debris discharged through the vagina, and it is called menstruation, that is the bleeding phase, and it extends for a period of 3 to 5 days. ओके, आगे बढ़ते हैं. सेकेंड फेज की तरफ मूव करते हैं. सेकेंड फेज होता है प्रोलिफरेटिव फेज. प्रोलिफरेटिव फेज, इसको और क्या बोलते हैं? इसको फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं. इसको और क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं. तो नेक्स्ट फेज कौन सा हो गया? प्रोलिफरेटिव फेज हो गया, और इसको क्या बोलते हैं हम? फॉलिकुलर फेज बोलते हैं. तो अगर हम पहली लाइन लिखें, मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय प्रोलिफरेटिव फेज, यानी मेंस्ट्रुअल फेज किसको फॉलो कर रहा होता है? प्रोलिफरेटिव फेज को फॉलो कर रहा होता है. इस फेज में क्या होगा? द प्राइमरी फॉलिकल ग्रोज इनटू अ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस पेज में क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल ग्रोज एंड कन्वर्ट इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. ओवरी के स्ट्रक्चर में मैंने आपको पढ़ाया भी था. अब यहां पर आ जाते हैं, देखते हैं कि आप देखिए, दिस वन इज अ प्राइमरी फॉलिकल, और ये मैच्योर फॉलिकल में क्या हो जा रहा है? कन्वर्ट हो जा रहा है. तो अगर आप देखो तो ये जो फॉलिकुलर फेज है वो यही है कि यहां पर ये जो फॉलिकल है ये डेवलप हो रहा है, और डेवलप होकर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? एक मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जा रहा है. तो हमने आपको क्या बताया कि इस फेज में क्या होगा? इस फेज में ये होगा कि जो प्राइमरी फॉलिकल है वो मैच्योर होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा. अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप देखो तो अभी हमने आपको पिछले फेज में बताया कि मेंस्ट्रुअल फेज हुआ था, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियल बॉल थी एंड जो फैलोपियन ट्यूब की बॉल थी वो क्या हो चुकी थी? रप्चर्ड हो चुकी. तो इस फेज में क्या होगा? अब उसका रीजनरेशन स्टार्ट होगा. क्या स्टार्ट होगा? रीजनरेशन स्टार्ट होगा, मतलब उनका प्रोलिफरेशन होगा. तो इस फेज में और क्या होगा? एक तो ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल ग्रो इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? द रप्चर्ड एंडोमेट्रियल बॉल become thickened by proliferation of cells. इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? प्रोलिफरेटिव फेज बोल रहे हैं. और हमने क्या बोला था? रप्चर एंडोमेट्रियम बॉल बिकम थिकेंड. और ये एंडोमेट्रियम बॉल किसकी? यूट्रस प्लस फैलोपियन ट्यूब. इसी को तो डैमेज हुआ था पिछले फेज में, मेंस्ट्रुअल फ्लो में इसी को तो डैमेज हुआ था. तो सिंपल सी बात है कि प्रेगनेंसी कंसीव होनी है, और अगर प्रेगनेंसी कंसीव होनी है, क्योंकि अब क्या होगा? जैसे ही मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ओवा का मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है. हाँ ये ना? तो बेटा मैच्योरेशन ऑफ ओवा स्टार्ट होगा, मतलब अब ओवा तो इस उम्मीद में है ना कि हमें स्पर्म मिलेगा, फिर हम फर्टिलाइजेशन करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, फिर हम एम्ब्रियो बनाएंगे, है ना? तो जब वो एम्ब्रियो बनाएगा तो इंप्लांट किससे होता है? एंडोमेट्रियम की बॉल में. इंप्लांटेशन किस में होता है? एंडोमेट्रियम की बॉल में. अब है क्या? मेंस्ट्रुअल फ्लो हो चुका था, एंडोमेट्रियल बॉल रप्चर्ड हो चुकी थी. तो इस फेज में एक तो प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा,
और इसमें जो रप्चर्ड एंडोमेट्रियल बॉल थी, जो ब्रेक डाउन हो चुकी थी, वो प्रोलिफरेट होगी, रिपेयर होगी। क्या होगी? रिपेयर होगी। ठीक है, तो हम एक लाइन बोल सकते हैं कि इन दिस फेज द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस बिकम कंसिडरेबली थिकन इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब इस फेज में यूट्रस अपनी एंडोमेट्रियम बॉल को थिकन करता है, किस उम्मीद में? कि भैया प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। और इस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इसमें जो यूटेराइन ग्लैंड्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? कॉर्क स्क्रू शेप्ड हो जाती हैं। अगर आप देखो तो ये कॉर्क स्क्रू शेप्ड की हो जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें इस फेज में, प्रोलिफरेशन फेज में क्या होता है कि जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन या मूवमेंट होते हैं यूटेराइन मसल्स के, वो इंक्रीज कर जाते हैं। वो क्या कर जाते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं, जिससे कि जो ओवा है वो आगे की तरफ क्या कर सके? मूव कर सके। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इसी फेज में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, एक और थिंग है, द एपिथेलियल सेल्स, द एपिथेलियल सेल्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब कैसी हो जाएंगी? बिकम्स वेल डेवलप्ड, बिकम्स वेल डेवलप्ड विद सिलिया। ये सिलिया क्यों डेवलप हुआ? तो याद रखिए, जो सिलियरी मूवमेंट्स होंगे, उन सिलियरी मूवमेंट्स के कारण ओवा आगे की तरफ मूव करेगा, या जो जाइगोट फॉर्म होगा और देन एम्ब्रियो फॉर्म होगा, तो वो यूट्रस की तरफ आगे कैसे बढ़ेगा? तो कैसे बढ़ेगा? इसीलिए जो फैलोपियन ट्यूब थी उसकी एपिथेलियल सेल ने अपने आप को डेवलप किया, और डेवलप करके क्या किया? सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू में कन्वर्ट हो गए, जिससे कि एम्ब्रियो आसानी से उस सिलियरी मूवमेंट के साथ यूट्रस की तरफ मूव कर सके। क्लियर हो रहा बच्चों? आई थिंक सो क्लियर हो रहा होगा। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप जो है अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उसको आपको नेक्स्ट टॉपिक में जब भी पढ़ाऊंगा तो उन सारे क्वेश्चंस को ले लूंगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम बात करें ऑल दी चेंजेस ड्यूरिंग दिस फेज आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ये जो पूरा का पूरा सब कुछ चक्कर चल रहा है, इस पूरे चक्कर के लिए जानते कौन रिस्पॉन्सिबल है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन रिस्पॉन्सिबल है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर आप देखो, ये देखो FSH का सेक्रेशन यहां पर हो रहा है, और यहां पर आके पीक पे भी हो रहा है। अभी बताएंगे क्या हुआ ये। तो FSH इसको पूरे के पूरे प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसीलिए इस प्रोलिफरेटिव फेज को हमने क्या बोला था? और फॉलिकुलर फेज बोला था। क्या बोला था? फॉलिकुलर फेज बोला था। और ये फेज कितने डेज के लिए होता है? ये फेज अकर होता है 10 to 12 डेज के लिए। कितने डेज के लिए? 10 to 12 डेज। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्या? फॉलिकुलर फेज। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आप देखिए कि आपका जो फॉलिकल है वो मैच्योर हो चुका है, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो चुका है, एंडोमेट्रियम की बॉल थिकेंड हो चुकी है, मतलब प्रेगनेंसी का इंतजार में। जो फैलोपियन ट्यूब है उसने सिलिया डेवलप किए हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन हो तो भैया सिलियरी जो मूवमेंट है उसकी हेल्प से एम्ब्रियो को पहुंचा सके। कहां? यूट्रस तक। आई थिंक सो इतनी कहानी समझ में आई होगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। चलिए आगे बढ़े। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब अगर देखो तो ग्राफियन फॉलिकल में ओवा बैठा इंतजार कर रहा है। क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है किसका? कि भैया मुझे बाहर निकाल दो, कि भैया मुझे बाहर निकाल दो। तो अगली फेज में अब क्या करते हैं? इस ओवा को ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकालते हैं। इस ग्राफियन फॉलिकल का क्या करते हैं? मर्डर करते हैं। क्या करते हैं? मर्डर। मर्डर मतलब ब्रेक डाउन करते हैं, और हम नहीं करेंगे। मर्डर के लिए बंदे लगा रखे हैं, और बंदे का मतलब यहाँ पर क्या होता है? हार्मोन। क्या होता है? हार्मोन। खैर तफरी वाली बात है ये। अब अगला फेज जो है वो कौन सा फेज है बेटा? अगला फेज है एक्चुअली ओव्यूलेटरी फेज। कौन सा फेज है? ओव्यूलेटरी फेज। थर्ड लिख लें इसको, ओव्यूलेटरी फेज। दांत क्यों निकाल लो तुम लोग? निकले नहीं होंगे पहली बात तो। अकेले वीडियो देखने में कहां दांत निकलते? अब निकले? अंदर कर लो। देखो अगला फेज ओव्यूलेटरी फेज। बहुत आसान सा है ना? पूरा टॉपिक आसान है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग हार्मोन के बारे में अगर बाई चांस पढ़ रहे हो तो इसके बाद हम हार्मोनल कंट्रोल बताएंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा बता रहे हैं, बाकी के जो हार्मोनल कंट्रोल है वो अगले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए ओव्यूलेटरी फेज की बात करते हैं। इसमें होता क्या है? द सेक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन स्टिमुलेट एफएसएच एंड एलएच। जो गोनेडोट्रोपिन होता है उसकी सेक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन की वजह से क्या सेक्रीट होता है? एफएसएच एंड एलएच का लेवल जो होता है वो स्लोली क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और फॉलिकुलर फेज के कंप्लीट होते होते इसका लेवल क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। तो आप देखो तो जो बोथ हार्मोन है एट द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनका लेवल, इनका पीक बीच में क्या हो गया? इंक्रीज हो गया इन द मिडिल ऑफ द साइकिल। दैट इज द 14th डे। और ये 14th डे की एक इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब अगर हम बात करें एट 14th डे, ये जो एलएच है, एलएच अटेन्स अ पीक, अटेन्स अ पीक। ठीक है। एंड ड्यू टू दिस द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड। कर दिया मैटर? कर दिया ना? ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल था। 14th डे पे एलएच का सेक्रेशन क्या हुआ? ज्यादा हुआ। और इस एलएच के मोर सेक्रेशन के कारण ये जो ग्राफियन फॉलिकल था ये रप्चर्ड हो गया। और रप्चर्ड होने के कारण जो ओवा था वो इस ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ गया। और इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? ओव्यूलेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ओव्यूलेशन बोल देते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो एक बात इससे क्लियर हो गई कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवा का रिलीज कब होगा? ओवरी से। ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरी, कि मतलब अब ओवा ओवरी से बाहर आ गया, अभी तक अंदर था, अब बाहर आ गया। बाहर आने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन बोलेंगे। और ये ओव्यूलेशन हुआ क्यों? क्योंकि ये एलएच भाई साहब ने इतना अटेन पीक अचीव किया, बोले आ ग्राफियन फॉलिकल तुझे मार दूं, मार दिया। और ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड हो गया। मरा नहीं, रप्चर्ड हो गया, भी जिंदा है, भी आगे कुछ काम भी करेगा। ये डेड बॉडी पड़ी है उसकी। ठीक है। तो ओव्यूलेशन किसके कारण हुआ? एलएच के हार्मोन के कारण। अच्छा, इस एलएच हार्मोन के कारण, इसके पीक पर जाने के कारण ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है। इसीलिए इस ओव्यूलेटरी फेज को या इस टर्म को और क्या बोल देते हैं? एलएच सर्ज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एलएच सर्ज। क्या बोल देते हैं? एलएच सर्ज बोल देते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये आपका फिनिश हो गया कौन सा? ओव्यूलेटरी फेज। क्या फिनिश हो गया? ओव्यूलेटरी फेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फेज है आपका कौन सा? सेक्रेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। द लास्ट फेज सेक्रेटरी फेज और ल्यूटियल फेज।
द लास्ट फेज इज सेक्रेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। उसके नाम से लग रहा है कि क्या होगा, सेक्रीशन होगा। तो इन दिस फेज द रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म along into a long mass of big conical yellowish cells called carpus luteum। ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल था इस फेज में क्या होगा, ये डेवलप होगा किसमें, कार्पस ल्यूटियम में। इसीलिए हमने इसको और क्या बोल दिया, ल्यूटियल फेज बोल दिया। और ये जो कार्पस ल्यूटियम होता है ये कैसा होता है, येलोइश कलर की सेल्स होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं, येलोइश कलर की सेल्स होती हैं। और इस कार्पस ल्यूटियम की एक इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम, और अगर हम बात करें इसको स्टिमुलेट कौन करता है, एलएच स्टिमुलेट करता है। कौन स्टिमुलेट करता है, एलएच स्टिमुलेट करता है। और इस एलएच के कारण ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये स्टिमुलेट होता है और एक हार्मोन सेक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। क्या सेक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करता है। इसीलिए इस फेज को हमने क्या बोला है, सेक्रेटरी फेज। तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये क्या सेक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग याद रखिएगा कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन होता है और ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जो चेंजेस आते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ही और आगे बढ़ते हैं, इस प्रोजेस्टेरॉन के कारण यहाँ तक तो थिक हो ही रही थी बॉल एंडोमेट्रियम की। अब एक खास बात याद रखते हैं कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये एंडोमेट्रियम बॉल को और थिक करता है। और थिक करने के साथ साथ क्या होता है कि पिछले फेज में क्या हुआ था कि यूटेराइन मूवमेंट्स इंक्रीज हो गए थे, जिससे कि ओवा का और एम्ब्रियो का मूवमेंट हो सके। लेकिन जैसे ही कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करता है, यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर लिख लें कि जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल था वो किस में कन्वर्ट हुआ, कार्पस ल्यूटियम में। किस में कन्वर्ट हुआ, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हुआ। और ये कार्पस ल्यूटियम क्या सेक्रेट करेगा, ये सेक्रेट करेगा एक हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। क्या सेक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। और ये किसके कारण सेक्रेट हो रहा है, एलएच के कारण। जो एलएच है वो इस रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है और जिससे कार्पस ल्यूटियम बनता है। और फिर इस कार्पस ल्यूटियम से क्या सेक्रेट होता है, एक हार्मोन सेक्रेट होता है, प्रोजेस्टेरॉन। और इस प्रोजेस्टेरॉन की खास बात क्या होती है, ये प्रोजेस्टेरॉन जो यूट्राइन बॉल होती है, दैट इज एंडोमेट्रियम बॉल होती है, उसको क्या कर देता है, थिक कर देता है। इसीलिए आप देखिए यहाँ पर एस्ट्रोजन तो ये इसके डेवलपमेंट पे हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरॉन जब आगे बढ़ा तो ये देखिए इसका लेवल जो इसका पीक है वो क्या हो गया, बढ़ गया। ये बढ़ा क्यों बेटा, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव होनी है और एंडोमेट्रियम बॉल अगर थिक नहीं होगी तो होगा क्या कि जो बेटा एम्ब्रियो है जब वो उस यूट्रस की बॉल से अटैच होगा, मान लीजिए एक दीवार है उस पर आप एक कील ठोको, अगर प्लास्टर मजबूत नहीं होगा, आपने कील ठोकी और उस पर एक तस्वीर टांगी, अगर बेटा दीवार का प्लास्टर मजबूत नहीं होगा तो क्या वो तस्वीर उस प्लास्टर पर, उस दीवार पर रुक पाएगी, नहीं रुक पाएगी। अब आप सोचिए कि एम्ब्रियो को अटैच होना है, इम्प्लांट होना है किससे, एंडोमेट्रियम की बॉल से। और जब एंडोमेट्रियम की बॉल से बेटा अटैच होना है तो इस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को क्या होना पड़ेगा, थिक होना पड़ेगा। और थिक होने के लिए क्या सेक्रेट हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस हार्मोन की वजह से जो क्या कहते हैं यूटेराइन मूवमेंट्स होते हैं एंडोमेट्रियम के, वो भी स्लो हो जाते हैं। जो पिछले फेज में, यानी जो इस वाले फेज में, फॉलिकुलर फेज में और एलएच फेज में क्या हो गए थे, इंक्रीज हो गए थे, ये स्लो हो जाते हैं। ये स्लो क्यों हो जाते हैं, ताकि वहां पर जो इम्प्लांटेशन है वो आसानी से हो जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ये किससे कंट्रोल होता है, एलएच हार्मोन से कंट्रोल होता है। इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, ल्यूटियल फेज भी बोल देते हैं। ये जो पूरा डेवलपमेंट हमने बताया था, जो कार्पस ल्यूटियम फॉर्म हो रहा है, इसमें सब में एलएच हार्मोन का एनरोलमेंट होता है। इसलिए इस फेज को हम क्या बोल देते हैं, ल्यूटियल फेज बोल देते हैं। और ये फेज लास्टिंग कब से कब तक होती है, कितने डेज की होती है, 12 to 14 डेज की होती है। मतलब इसको होने में 12 से 14 दिन लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि स्टार्टिंग से 12 to 14 डेज, इसका मतलब है कि 12 to 14 डेज, यानी यहाँ से यहाँ तक होने में कितने, 12 से 14 दिन तो बचे, क्योंकि 14 डे ओव्यूलेशन हुआ तो मैक्सिमम 14 इसीलिए लिखा, तो इतना टाइम पीरियड इसमें लगता है। ओके, अब दूसरी बात, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और नेक्स्ट साइकिल जो है वो स्टार्ट नहीं होती। और अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो अगले डे से क्या होगा,
नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। आई थिंक सो समझ में आया होगा। एक बार रिव्यू ले लेते हैं पूरा जल्दी से, इसको रब कर देते हैं और पूरा रिव्यू लेते हैं एक बार जल्दी से। मैकेनिज्म का रिव्यू लेंगे सिर्फ। देखिए पहला फेज था मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हुआ, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक डाउन हुई, जो ब्लड वेसल्स थी वो डैमेज हुई, ब्लड डिस्चार्ज हुआ, ओवा उस ब्लड के साथ बाहर आ गया फीमेल की बॉडी से थ्रू द वेजाइना। अगला फेज कौन सा आया, अगला फेज आया अगर हम बात करें कौन सा, प्रोलिफरेटिव फेज। इस फेज में क्या होगा, एंडोमेट्रियम की बॉल जो रप्चर्ड हो गई थी वो सही होगी। इसके अलावा क्या होगा, जो फॉलिकुलर फेज है वो अकर होगा। उसमें क्या होगा, जो प्राइमरी फॉलिकल है वो ग्राफियन फॉलिकल दैट इज द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, और उसमें हार्मोन कौन हेल्प कर रहा होगा, एफएसएच हेल्प कर रहा होगा, और उसमें एस्ट्रोजन भी हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या आएगा, एलएस फेज आएगा। एलएस फेज मतलब एलएस सर्ज, या हम इसको अगर हम सिंपली बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, लुटिल फेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, या ओव्यूलेटरी फेज बोल सकते हैं, सॉरी लुटिल फेज नहीं ओव्यूलेटरी फेज बोल देंगे, जिसमें क्या होगा, ओवा ओवरी से बाहर आ जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। 14th डे होगा, और ये मुश्किल से मुश्किल 1 और 2 डेज का होता है। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या होगा, मैंने बताया कि जो ग्राफियन फॉलिकल था रप्चर्ड वो कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगा। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करेगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को और थिक करेगा, जिससे प्रेगनेंसी आसानी से कंसीव हो जाए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और पढ़ते रहिए, खूब सारा पढ़िए। लॉकडाउन आपकी पढ़ाई में कभी भी कमी डाल नहीं सकता, और बाहर निकलने से बचिए, क्योंकि आजकल आज बहुत रैपिड रेट से जो कोरोना है वो बढ़ रहा है। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। बायोलॉजी की प्रॉब्लम के लिए मैं अखिलेश सिंह आपके साथ हूँ। थैंक यू।